हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है और इनकी ही कहानी संग्रह ठुमरी में संग्रहित है। 1959 में इनका कहानी संग्रह ठुमरी पब्लिश हुआ है और इसमें ही इनकी दो कहानियाँ जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हैं, एक तो हो गई तीसरी कसम और दूसरी है लाल पान की बेगम, जो कि हमने इसके पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हम लाइन बाय लाइन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस कहानी को पढ़ेंगे कि जिससे अगर इस कहानी से कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो वो हमसे छूटने ना पाए। तो आज हमारा कहानी जो भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ 21 कहानी है वो आज यहीं पर कंप्लीट होती है, यानी एक यूनिट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। इस सेंटेंस से कहानी का आरंभ होता है। इसके विषय में आगे दिया जा रहा कि पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी, किसकी बात हो रही? बैलगाड़ी की, जो आज के समय से काफ़ी पहले की बात हो रही कि हीरामन गाड़ीवान है जिसके पीठ में गुदगुदी लगती है। अब उसके बाद क्यों लगती है, क्या कहानी है, उसके विषय में दिया गया कि पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। तो आज ऐसा क्या हो गया जो उसके पीठ में गुदगुदी लग रही। आगे है कि कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। तो हीरामन, आपको याद रखना है कि जो तीसरी कसम है उसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो क्या आता है? हीरामन नाम। हीरामन के विषय में ये बात हो रही है और उसकी बैलगाड़ी जो कि वो चलाता है उसकी बात हो रही है और वो 5वीं बार उसकी गाड़ी पकड़ी गई है। यह भी आपको याद रखना है कि 5वीं बार गाड़ी पकड़ी गई है सीमा के इस पार तराई में। और वो क्या क्या कर चुका है? सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है। ये 2-3 काम उसके गिनाए गए हैं। अब आगे हम देखते हैं और एक सेंटेंस और आया है कि जो हीरामन की बैलों की बड़ाई बड़े सेठ जी अपनी भाषा में खुद करते हैं। आगे है कि महाजन का मुनीम उसी गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे, ऐसा दरोगा साहब करते हैं। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसवाएगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा, मुनीम जी, ही, ये साला गाड़ीवान मुँह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को साला। आगे है कि बहुत पुरानी अखज़ अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, यानी काफ़ी पुरानी कभी की दुश्मनी रही होगी जो मुनीम जी से ऐसा पेश आ रहे हैं दरोगा जी। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन ना डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5000 फिर खोंचा। उतरो पहले।
मुनीम की गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। यानी जब हीरामन की गाड़ी से मुनीम को दरोगा ने देख लिया तो उन्हें वहाँ से हटाया और 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। वहाँ पर कुछ बातचीत करने ले गए और हीरामन कह रहा है कि वो गाड़ी पर बैठे बैठे ही 4-5 हज़ार दे रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। तो लग रहा कि कभी की पुरानी अदावत होगी, यानी पुराना बदला लिया जा रहा है। आगे है कि गाड़ीवाना और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, माने इस बार वो छूट नहीं सकता, इस बार तो जेल होके ही रहेगी। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह ना दिखा सकेगा। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। आगे है कि हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होखी का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों की गली की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। देखिए, हीरामन की बैलों से इतनी अच्छी दोस्ती थी कि उसके बैल भी समझ जाते थे कि उसे क्या करना। हीरामन उतरा, जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया, दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। यानी वो सब भाग गए, हीरामन और हीरामन के बैल। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुलकी चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी कि अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी कमाल, तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गूंथे गए थे, यानी बहुत अच्छी सजावट गाड़ी की हुई थी। और बता रहा कि जो गाड़ी थी उसके एक पहिया तो एकदम नया ही था। आगे है कि 2 कस्में खाई उसने। क्या क्या कसम खाई? एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरा बांस का कसम खाए कि बांस भी वो नहीं ला देगा। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ, काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सुबह काबू वाली लदनी और खरैया शहर वाली बात, तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर जो लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी की टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। तो आपको ये भी याद रखना है कि हीरामन खरैया शहर की बात याद करता है कि वो खरैया शहर में बांस की लदनी किया था, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो बांस होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और वो घोड़ा गाड़ी में फंस गई थी। तो इसलिए उसने ये भी कसम खाई कि ये भी नहीं सही है, ये इसको भी हम नहीं ला देंगे, बांस भी नहीं ला देंगे और चोर बाजारी का माल भी नहीं ला देंगे। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले
आधा भाड़ा गाड़ी वाले और आधा बैल वाले का। हिस्स गाड़ी कमान करो मुफ्त, आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। सोचता है कि देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी वाहन पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ी वाहन राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। बाँ रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधी दारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। उसने अपने बैलों को समझाया। हीरामन ने। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए, एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंद लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ी वानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। अब जो पहला सेंटेंस था वो यहाँ पे अब आ रहा। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है कि 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाहे बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। तो क्या कहते हैं, जब बाघ गाड़ी उसने खींचा था तो उसे 100 रुपये भाड़े मिले थे। इसके अलावा चाय बिस्कुट ये सब मिला था और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा। तो आपको ये भी याद रखना है कि वो किन किन चीज़ों का तमाशा देखा, बंदर, भालू और जोकर का। आगे है कि और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। यानी सोचता है कि और इस बार यह जनानी सवारी, कोई औरत है तो वो सोचता है कि ये औरत है या चंपा का फूल है। जब से गाड़ी महक रही है, यानी जब से वो गाड़ी में बैठी है तब से गाड़ी हमारी महक रही। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी सिस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैलों को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या। अपने बैल से कहता है कि इसमें औरत बैठी है और तू सोचता है कि बोरे की लदनी है क्या। तो सवारी उसकी क्या कहती है कि आहा मत मारो। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसे महीन फेनू गिलास बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात ही निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेले की लदनी की है। तो आपको ये भी याद रखना है कितने साल तक मेले की लदनी की है, 7 साल तक। और 20 साल से वो गाड़ी चला रहा। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मुलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं। हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी याद आ गई। ऐसे में क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस विष करने लगती है उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता, अंगोछे से पीठ झाड़ता। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी
किस ओर मुड़ी? पूरब पूरब की ओर। एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजुगत अजुगत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान। कहीं डाकित पिशाचिन तो नहीं? मतलब उसे इतना अनोखा लग रहा है, इतना अद्भुत चीजें लग रही है कि उसे लग रहा है कि पूरा जो ये गांव फैला हुआ, पूरा मैदान फैला हुआ है, इसी से कहीं डाकित पिशाचिन तो नहीं है। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। क्या चीखा? अरे बाप, ये तो परी है। तो इस तरीके से उसने उसकी सुंदरता देख के कहा। और क्या हुआ आगे कि परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टिट टिट्टी आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ ना जाने कब से सूखकर लकड़ी सी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हू बहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तो क्या पूछती है उसकी सवारी? कहती है, तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं। मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? उसकी सवारी ने कहा कि मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या आहा कहे? अब जब बात होने लगी उसकी सवारी में हीरामन के, तो वो सोच रहा कि अब क्या कह के बात करूं, तोहे कहे या आहा कहे। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहाकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही किया जा सकता है किसी से, ऐसा हीरामन सोच रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहा का मतलब क्या है? तो आहा का मतलब यहाँ पर आप होता है। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। तो किससे हीरामन को चिढ़ है? आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंधाती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती, ऐसा सोचता है। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? यानी बातचीत का प्रसंग शुरू करने के लिए उसने कहा कि जब बैल को हम मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवा दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है। तो हीरामन का बड़ा भाई है, खेती करता है, ये भी आपको याद रखना है। बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, लेकिन क्या घटना हुई कि गौने के पहले ही दुल्हन मर गई, यानी हीरामन की वाइफ मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण हैं। तो क्या क्या कारण है कि भाभी की जिद है कि कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएंगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सख्त करके बैठी हैं सो बैठी हैं। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया, शादी नहीं करेगा। कौन भलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीरामन सोचता है कि सब कुछ छोड़ करके कौन जाए भला मोल लेने कि वो शादी कर ले। उसे इतना प्रिय है गाड़ी वानी कि वो गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता। अतः उसने क्या निश्चय कर लिया, वो शादी ही नहीं करेगा।
अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी भाभी क्या सोच कर बैठी है कि वो उसकी वो ऐसी लड़की से शादी कराएगा जो 4-5 साल की हो। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होता होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दूर हो गया। यानी जो गांव के लोग होते हैं, आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे, अब जैसे जैसे सब चीज़ें में आधुनिकता आ रही है वैसे वैसे वो लोग भी बहुत स्मार्ट हो जा रहे हैं। नहीं तो गांव के लोगों को बहुत भोले भाले माना जाता था और बहुत भोले भाले वो होते भी थे। तो वही उन्होंने सुना तो नहीं था, हीरामन ने सुना नहीं था कि कानपुर कोई ज़िला है। तो उसने बताया हीराबाई ने कि कानपुर की हूँ, और उसे लगा कि कानपुर अगर है तो इसका मतलब नागपुर भी होगा। तो यही उसके हंसी का कारण था। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नग देख कर सिहर उठा। लहू की बूंद। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न कि लहू की बूंद किस चीज़ को देखकर हीरामन के मन ये भाव आता है, लहू की बूंद वाली। तो वो क्या देखता है? उसके नाक की नकछबी के नग, यानी जो नाक की कील होती है उसे देखकर सिहर उठा। आगे देखिए, हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता। नौटंकी कंपनी की औरत को वो अच्छी औरत नहीं समझता, बाई जी नहीं समझता। कंपनी में काम करने वाले औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपने दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि डबल रोटी और बिस्कुट हीरामन के बैलों को किसने खिलाया था? तो जो बाघ कंपनी की मालकिन थी, सर्कस कंपनी की मालकिन थी, उसकी बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त ना कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर, यानी दोपहरिया काट कर आगे चलेंगे। तो किसके नदी के किनारे? कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास। ये भी आपको याद रखना है। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी यानी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। ना जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। तो क्या बताया कि बिदागी। बिदागी का मतलब यहाँ क्या आया? नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की। यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो उसने क्या नाम बताया कि कहाँ जा रही है हमारी सवारी जो बिदागी बैठी है? छत्तापुर पचीरा। कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? उसने कहा दूसरे गाड़ीवान से। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता। हीराबाई एक दिया सलाई की डिबिया के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीदी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की बात। ये भी आपको याद रखना है कि हीरामन अपने बैलों के लिए कहाँ से माला खरीदा था उसने? तो मदनपुर मेले से माला खरीदा था, नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं, यानी जहाँ वो कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास रुकने की बात करता है तो वहाँ के जो तीनों पेड़ हैं वो दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। तो क्या कहता है कि जो ये तेगछिया है जहाँ 3 पेड़ है उसमें से तो 2 पेड़ जटामासी बड़ का है और एक कोई फूल का पेड़ है जिसे लोग खमीरा तंबाकू में डालकर भी पीते हैं। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही नाम लगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना।
हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्तियां। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्राह बोली। नाम लगर ड्योढ़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली सुनी। तुमने देखा था वह जमाना? हीराबाई बोली कि तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। तो कहानी सुनाने लगता है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता होता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने पहचाना नहीं। वो कहानी बता रहा है हीराबाई को कि भगवान जो है यहाँ पर जन्म लिए, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके तेज को कौन संभाल सकता है। एक बार उपलन में लाट साहब मैं लाटने के हवा गाड़ी से आए थे। पहचाना आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैं राजा सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लाइट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? यानी हीराबाई आगे पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ। इस कथा सुनने का आपका बड़ा शौक है? उसने कहा हीरामन ने कि आपको कथा सुनने का बड़ा शौक है, लेकिन काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगे देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटान। वो बताता है कि रानी को स्वप्न आने लगा कि जब हमारी सेवा नहीं कर सकते तो हमको जाने दो, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। तो कहते हैं कि देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मर गए, फिर घोड़ा और फिर पटपटान। तो वो पूछती है हीराबाई कि पटपटान क्या है? तो हीरामन का मन पल पल बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। तो वो बताता है कि पटपटान का मतलब धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने उछल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। यानी जो तेगछिया के पास मंदिर है उसके विषय में ये पूरी कहानी हुई कि ऐसे ये मंदिर सिर्फ सारे देवता चले गए, लेकिन यहाँ सरस्वती मैया रह गई, क्योंकि देवताओं ने क्या आशीर्वाद दिया कि धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन गुड़ छोड़ जा रहे हैं। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लाते हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। कौन सा गाना गाने लगा था? विदेशिया नाच का वंदना गीत कि जय मैया सरस्वती अरज करत बानी, हमरा पर होखू सहाई है मैया, हमरा पर होखू सहाई। घोड़े लद्दे बनियों ने हीरामन से हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने पटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवाब बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा, रौता कंपनी या मथुरा मोहन कंपनी? तो इन दोनों कंपनियों के विषय में भी आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी नौटंकी खेल रही थी, रौता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। तो इनमें से बनिया पूछता है कि कौन सा कंपनी इस समय खेल रहा है नौटंकी। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम लिया। यानी वो कहता है कि मेले का हाल तो मेला वाले जाने, हमें तो छत्तापुर पचीरा जाना है, जो कि हमने बिदागी बैठा रखी है। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा। 1 कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत
कर किरकियाने लगा था। ना जाने किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छुकरा नाचने वाले से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोंपा में भोंपू भोंपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छुकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। तो वो क्या गाता है कि सजनवा बैरी हो गयो हमारो, सजनवा बैरी हो गयो हमारो। अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे। हाय करमवा होए करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छुकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुँह हीराबाई जैसा ही था। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि किसका मुँह जो है हीराबाई के जैसा था। तो छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुँह। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तिगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं, यानी आज उसके ऊपर महावीर स्वामी की भी कृपा है। तिगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूमते हुए पूछा, कहाँ जाना है मेला? कहाँ से आना हो रहा? बिशनपुर से? बस इतनी ही दूर में थसथसा कर थक गए। जा रे जवानी, ऐसा हीरामन कहता है। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ा कर देख लिया। कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तिगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए में गिलाफ पर कढ़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी पर पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोले इससे सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हूँक हूँक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। ऐसा अपने बैलों से कहकर वो जाता है और बैलों ने कान हिलाए, यानी हामी भर दी। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा, हीरामन कहता है। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी।
इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। तो उसने कहा, पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथों से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है, धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही, लाल होठों पर गोरस का परस, पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ ही खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तिगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही, पास ही कुड़मा गांव। अब वो क्या बताता है कि ये सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही, पास ही कुड़मा गांव। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा? हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता ही। यानी इसके पहले जो भी उससे मिलता था तो क्या कहता था कि छत्तापुर पचीरा की एक बिदागी को उसने बैठाया है। अब लेकिन जब वो छत्तापुर पचीरा के लोग ही उसे मिल गए तो उसने क्या बताया कि सिरपुर बाजार की डॉक्टरनी को देखने में जा रहा है, लेने जा रहा है, वो पासी गुड़मा गांव जाने वाला रोगी देखने जा रही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तिगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चे ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। तो क्या कहने लगे बच्चे कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। तो इस प्रकार से वो गाना गाने लगे बच्चे। ये भी आपको याद रखना है कि ये गाना किसने गाया, तो ये गाना बच्चों ने गाया। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है, ओ दुल्हनिया। तिगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आई हो, लाख बरिस तेरा हुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसके दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया था। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा। तो क्या गुनगुनाने लगा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? अब हीराबाई क्या पूछती है कि अपने लोकल लैंग्वेज में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालिक मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा? हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना 100 गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई, हीरामन कहता है। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ? उधर। हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीकी? वह सड़क ननपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिराह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच्च सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल्की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे।
हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन, वह बोला। अच्छा, जब आपको इतना शौक है, सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितनी दिनों के बाद भगवती ने यह फैसला पूरा कर दिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। तो कहाँ है? परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पी कर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेलमेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया। हे सावनवा भादवा रा उमड़ल नदिया गे मैं, कुछ इस गाना है। मयो रे गैनी भयामनी है, तड़का तड़के धड़के करेजा मोरा, कि हमहू जे बार नाही रे। ओ माँ सावन भादो की उमड़ी हुई नदी। अब इसका अर्थ बताता है कि ओ माँ सावन भादो की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारीक कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेली कैसी जाऊं घाट पर। सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपने बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। ये मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वहाँ अकेले मर गई। जी भर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ा कर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही। खोई हुई सूरत कैसी भूली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। अब उसने क्या गाया कि हूँ रे डाइनिया मयो मोरी, नोनवा चटाई काहे नहीं मारिल सौरी घर, यही दिनवा खातिर छिनरो धिया, तेही पोसली की नेनू दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा। भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा। इस सो रोने धोने से क्या हुए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागरों के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी मछली जैसे फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही, और उसके पीछे सौदागर का नौका पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। मत्स्य की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते, कोई भी रोके नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी ना जाने कब से सब कुछ देख रही थी।
हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झुड़की दी। इस गीत में ना जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बास दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा, कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो। ए छी, बड़के भैयन ले ले। ननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले 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 ले। ननपुर से फारबिसगंज 3 कोस, 2 घंटे और। ननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान, ऐसा सोचता है। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपनी सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा अलग से। आप मुझे गुरुजी मत कहिए। हीरामन कहता है कि आप मुझे गुरुजी मत कहिए। तो हीराबाई कहती है कि तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, हे सामनवा भादवा के। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हूँ बहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई में गड़गड़ा कर नीचे की उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटकते लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास डबडबाई आंखों से। हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। तो फारबिसगंज के पहले ही उसने चाय ले आया। कहाँ से, ननपुर से। तो ये भी आपको याद रखना। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। अब फारबिसगंज उसका ज़्यादा जाना पहचाना है। ना जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रोहतक नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा। तो कहाँ जा रही, रोहतक नौटंकी कंपनी। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से किस चीज़ की लदनी। गांव समाज की गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। तो कौन कौन उसके गांव के लोग मिल गए, लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास। यह भी आपको याद रखना। जितने भी नाम, गांव के नाम, मंदिर, जो भी यूनिक चीज़ें आ रही वो सब आपको याद रखना, क्योंकि सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की? एक नहीं अब चार। हीरामन चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है, हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई, हलवाई के यहाँ से पक्की ले आ मैं। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो तुम खाओ।
क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए? वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हैं हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन, ऐसा कहता पलटदास। आगे है, हीरामन ने लालमोहर का हाथ टीप दिया। बेसी भचर भचर मत करो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम ने अपने कुलबुलाते दिल की बात खोल दी। इससे तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। यानी वो कह रहा धुन्नी राम। आगे है, हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रैया, हम लोग के मुल्क की जनाना नहीं। लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत्त, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है? पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है। पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना। और देखो, गप सब जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करमशाड़ है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लालमोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लालमोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती नाच। देखिए, यह भी आपको ध्यान रखना है कि देसी मुर्गी बिलायती नाच, ये मुहावरा कहाँ प्रयोग हुआ है? इसे हीरामन ने कहा, और ये तीसरी कसम में प्रयोग हुआ है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता प्रश्न। धुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लालमोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? पूछता है, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लालमोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है। लहसनवा कौन है? वो लालमोहर का नौकर है। उम्र में सबसे छोटा है। तो उम्र में सबसे छोटा कौन है? लहसनवा। यह भी आपको याद रखना है। पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूखता है, नाक सिकोड़कर। हीरामन ने देखा लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपसप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की असनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। ना जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया कुमारी सी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया। अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है, धुन्नी राम और लहसनवा कह रहे हैं। खाने पीने के बाद लालमोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले गए।
गाड़ी की लीक धरकर। हीरामन चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को तो सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, ए है। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था, सच। सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए, पीछे बहुत देर से खोज हो रही कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। तो कहाँ से हीराबाई को वो बिठाया था? चंपानगर से, ये भी आपको ध्यान रखना। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लोपना भाड़ा और यह लोपनी दक्षिणा, 25-25, 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट कर लेना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुन्नी राम की सोगतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा, इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैयन शब्द पे कान हिलाए। भाइयों, आज रात दिरौता संगीत के स्टेज पर गुलबदन देखिए गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। यह अनाउंसमेंट हो रहा। नौटंकी कंपनी वालों की सालान से मेले के हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। आगे है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुझको देखा करूँ। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चल कर देखो। जय जयकार हो रहा। मैं बाजा गाजा छापी फरहान के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा कि धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देखा हूँ। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी के एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नी राम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है, लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह ऐसा सोच रहा। वह मन ही मन रूठा हुआ है। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने काले कोट वाले से कहा, बाबू साहिब जरा सुनिए तो लाल मोहर कचराही बोली जानता है। इन 4-5 लोगों में कचराही बोली कौन जानता? लाल मोहर। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ा कर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं बुलबुल नहीं। तो इस प्रकार से वो हड़बड़ा गया। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा,
इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? तो उसने किससे कहा? बहादुर से। हीराबाई ने बहादुर से कहा कि हीरामन को पहचान लो। नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने को बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए, खाया जाए? इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनिया। बोला कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो, अभागे को तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जान पाए। लाल मोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लासनवा का मुंह लटका है। ऐलान सुनते सुनते ना जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहन ने एक मालिकाना झिड़की दी, गाली के साथ, सोहदा कहीं का। धुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एको झलक, बस एको झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखा ना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख कैसी धक्कम धुक्की कर रहे लोग। हीरामन भाई कौन? पलटदास? कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा तुम लोग सब मंजूर, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया कुमारी। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी कि गांव में अगर यह बात किसी को मालूम हुई किसी तरह। राम राम, दांत से जीभ काटते हुए पलटदास ने कहा। पलटदास ने बताया, ठनिया फाटक इधर से है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरों को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली, सुने कोई? उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया सुकुमारी और लखन लला को। जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका। उसने कहा, खेला भी पर्दा के भीतर है, अभी जमीनिका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है, दिया सलाई पर ताल काटता है। तो कौन ढोलक बजाना जानता था? पलटदास।
ये भी आपको ध्यान रखना। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में भी देर है, तब तक एक नींद ले लो। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गर्म पुआल, हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे तब हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को इशारे से कहा कि इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन घन धड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को ना जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। लाल मोहर को हंसी आ रही हर चीज पे, वो इतना खुश है कि वो हर चीज पे हंस रहा। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी हैं, ऐलान कर रही हैं कि जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा। किड़ किड़ किरिर किरिर अलबत्त नाचती है, क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली है। कौन कहता है कि दांत में मिस्सी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है, बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी, मारे सालों को। तो हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़घर को फाड़ रही, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुआली से पीटता जा रहा सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवाल है, साला सिया कुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। धुन्नीराम इसमें सबसे चालाक था, जो कि मारपीट शुरू होते ही वह बाहर भाग लिया। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर ने नेपाली सिपाही के साथ दौड़ाए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देखिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम करना चाहते। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारे की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों एक ही साथ धुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नीराम कहाँ गया। मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से, उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था, बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटी के साथी हैं ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था कि हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही, गा रही, नाच रही, और लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसकी ओर देखती है। वह समझ गई कि हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है, किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल, वही रावण। सिया कुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल देते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है, गुलबदन सिया कुमारी है। तो यहाँ भी कौन राम बना है, तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा, और गुलबदन मियाँ सिया सुकुमारी हैं। तो ये आपको याद रखना है।
कि राम कौन बना है? तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा और गुलबदन सिया सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तुहके लेके न जइबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती। जोकर साहब, हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी कि मारे गए गुलफाम। कौन था गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टीड़ी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई हैं हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरह देहाती लठैत पाल रही। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन 10 रात, 10 दिन दिन रात, दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मड़राने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। तो क्या क्या बजता रहता था? हारमोनियम, नगाड़ा, ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया। वो अपनी कचराही बोली सुनाने गया था। लाल मोहर, उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया। लहसनवा कहाँ गया? नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता, कहता है गाँव में क्या है जो जाएगा। लाल मोहर उदास रहता। धुन्नी राम चला गया है बीमार होकर। तो ये इनके सब दोस्तों, हीरामन के सारे दोस्तों की कहानी है। तो क्या क्या सबके साथ घटना हो गई आगे है कि हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज ना जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कह तो नहीं दिया बुखार की झोंक में। यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन, तखत हजारा, लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था कि हीरामन मालिक, तुम्हारे इकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह कि हीराबाई कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा कि नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दप दप जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तो वो कहता है कि तुमको ढूंढ रही हीरा भाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर आई है मेले से। जा रही है? कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहेब बन गया है। मालकियों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा कि जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। कितना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। बनैली मेला में आओगे ना? तो कहाँ बुलाती है? बनैली मेला में। अब
हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। हीरा फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद, इससे हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगी चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया, उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी कि गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाला का मुख सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही, टुकुर टुकुर। लाल मोहर का देखकर जी जल उठता, हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा कि उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कूइस तो गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठों को बाएं एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है कि अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई सामत देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। तो किसने सोचा खोखला मेला? हीरामन ने। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। तो उसके मन में कहाँ जाने की लालसा थी? जगन्नाथ धाम जाने की लालसा थी हीरामन के मन में, कि रेलगाड़ी से वो जगन्नाथ धाम जाएगा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे, शायद वह तीसरी कसम खा रहा कि कंपनी की औरत की लदनी। तो आपको इन तीनों कस्मों के बारे में भी याद जो है होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला कि रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इस प्रकार से हीरामन गाने लगा कि अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तो आपको याद रखना है कि जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि हीराबाई ने बनेली मेले में आने के लिए हीरामन को कहा, और इसने तीसरी कसम क्या खाई कि कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। और हीरामन की एक लालसा और क्या थी, कि एक लालसा थी कि वो जगन्नाथ धाम किससे जाएगा? ट्रेन से जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो जो ऐसे ऐसे वर्ड आए हैं उसको हमने आपको एक एक बार रिपीट कराते हुए पूरा रिपीट करवा दिया है। तो आज हमारा यहीं पर यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की लगी हुई सभी 21 कहानियाँ यहीं पर समाप्त होती हैं। आगे हम देखेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम नाटक पढ़ना। जो भी छोटे नाटक होंगे उन सभी को पूरा हम पढ़ेंगे, और जो नाटक थोड़ा सा बड़े होंगे उसका हम भूमिका देखेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देख लेंगे, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है नेट का उसमें बहुत कम टाइम है। तो जितना हो सकता है उतना हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।